ये वाला जो प्रोग्राम है इसमें भी बहुत ही बेसिक चीज़ बताई गई है। ये हमने क्लास को बनाया नेस्ट वेर के नाम से, और स्टैटिक वॉइड मेन ये तुम लोग को मालूम ही है। इसके अंदर एक हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया काउंट, जिसका टाइप है इंट। देन उसके बाद हमने फॉर लूप लगाया, और फॉर लूप लगाने के बाद काउंट इज इक्वल टू 0 यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया। उसके बाद काउंट इज लेस देन 10 एंड काउंट प्लस प्लस। तो इसका जो एग्जीक्यूशन होता है, आप लोगों को मैं यहाँ ये बता दूं कि इनका जब एग्जीक्यूशन होता है किस तरीके से होता है इसका एग्जीक्यूशन। ठीक है, कोई मुझे बताएगा कैसे होता है एग्जीक्यूशन? अगर इटरेट हो रहा है तो कैसे होता है? या ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, राइट, 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 4, राइट, क्लियर, मालूम हो गया? एनी डाउट्स? सब क्लियर है? इस तरीके से एग्जीक्यूशन होता है। जो ये वाला पार्ट है, दिस इज फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, राइट, अगेन फिर यहां से। अब ये सिर्फ आपका एक ही बार स्टार्ट होगा, एक ही बार जब बिल्कुल इनिशियलाइज होता है तभी ये आपको ये रन होगा। उसके अलावा जो आइटरेट होगा वहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, और देन अगेन यहाँ, फिर वहां जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर अगेन लूप बॉडी के अंदर। ठीक है, ये एक बिल्कुल इसका बेसिक कंसेप्ट है। नाउ इसमें ये बताया गया है कि ये जो मेन मेथड है, इस मेन मेथड के अंदर अगर आपने कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया है काउंट, जिसका टाइप इंट है, तो इसी नाम से आप दोबारा वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं विद द सेम डेटा टाइप। ठीक है, यानी कि दिस वन, राइट, भले ही इसका स्कोप फॉर के अंदर है, जो ये वाला जो हमारा इंट काउंट है वो इस फॉर के अंदर इसका स्कोप है, राइट, और जो ऊपर वाला इंट काउंट है उसका वहां से लेके यहां तक स्कोप है, राइट। जो ऊपर वाला काउंट है वो तो ग्लोबल हो गया, वो तो पूरे मेन में काम करेगा। तो यहां पर ये चीज क्या है फिर? वो तो जब पूरे में सब पूरे प्रोग्राम में काम करेगा, चाहे इसके अंदर जितने भी आ जाएं, लेकिन वो तो यहाँ पर काउंट हो गई होगा। इसलिए यहाँ पे जो एरर आएगी तो यहाँ पर भी एरर आ रही है और यहाँ पर भी आ रही है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर तो क्या, ठीक है, यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर हम डिक्लेयर कर रहे हैं, आ रही है यहाँ पे। ये यही बोल रहा है इट गिव्स अ डिफरेंट मीनिंग। यहाँ पर जो इंट काउंट है, वहाँ पर जो इट काउंट है, वो फिर क्या है? वो कंफ्यूज हो गया ना वो। इसलिए आपको यहाँ पे, और जब आप डिक्लेयर करते हैं कोई वेरिएबल को, तो आप एक ही यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, नाउ मैं उसी पे आ रहा था। ठीक है, अब मान लो तुमने ये कर दिया, मैंने इसको फ्लोट कर दिया। ठीक है, अभी भी प्रॉब्लम आई इसमें, अभी भी देखो ये क्या बोल रहा है, राइट, वैल्यू, वैल्यू से क्या होगा? ठीक है, फिर देख लो, राइट, राइट। तो ये जो वेरिएबल आपने एक बार जो कर दिया है, तो उसको दोबारा आप यहाँ पे यू कांट राइट द सेम थिंग। ठीक है, बिकॉज यहां पर इंट था, यहां पर मैंने स्ट्रिंग भी लगा दिया, फ्लोट भी लगा दिया, सब लगा दिया, लेकिन वो एरर दे रहा है। एरर वही आ रही है, इट्स गिव अ डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, इन केस ठीक है, क्या क्या समझ में आया? एरर नहीं आया, ये सिर्फ एरर आया है इसका। देखो, ये आया और ये आया, और दोनों किस कौन से एरर हैं? अरे एंट्री पॉइंट के भाई, ये तो एंट्री पॉइंट है ना, ये तो तुम लोग को मालूम ही है, ये तो एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है, ये देखो
क्लियर? ठीक है, इसका मतलब कि आपने, अगर आपके ये सेम नेम नहीं हो सकते, यू हैव टू जस्ट गिव अ डिफरेंट नेम फॉर दिस। तो इसलिए अब मैं इसको दोबारा रन करूंगा एंड दैट विल डू बिल्ड सक्सीडेड। ठीक है, नाउ यहां पर एक इशू है, ये लॉजिकल इशू है और मुझे तुम लोग बताना है कि इसमें क्या इशू है। अब मैं इसको रन करने वाला हूं उसको मैं। ठीक है, इनफाइनाइट लूप आ गया ये। ठीक है, ये यहां पर इनफाइनाइट लूप आ गया। अब मुझे ये देख के बताओ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, तो बताओ। नहीं, लूप की वजह से नहीं है। हम्म, सर वो इसलिए क्योंकि सर क्योंकि जब अंदर एक ही वेरिएबल ले रहे हैं हम दोनों ही लूप में, तो ऊपर इनिशियलाइज हुआ तो उसकी फर्स्ट कंडीशन के लिए दूसरा वाला चलेगा, तो वो दोबारा से फिर इनिशियलाइज होता जाएगा ना सेम। सेमीकोलन भी कोई, सेमीकोलन इज नॉट अ रीजन फॉर दिस। सर क्योंकि सेम वेरिएबल है ना, तो वो 10 कंडीशन तक पहुंचेगा ही नहीं, बार बार इनिशियलाइज हो जाएगा, यस सेकंड लूप में जाएगा। यस। अब ये कहाँ हो रहा है इनिशियलाइज? सर सेकंड राइट, ठीक है, बिकॉज ये सेकेंड वाले लूप में इनिशियलाइज हो रहा है फिर से। ये क्यों हो रहा है? जब ऊपर ऑलरेडी हो चुका है तो फिर यहां पर क्यों हो रहा है? ठीक है, इसलिए ये एरर आ रही है ना। बिल्कुल, अब मैं इसको डिफाइन करता हूं यहां से। ठीक है, और हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। यहां पर आए हम लोग, इसके बाद काउंट 0 हो गया, काउंट इज लेस देन 10, यानी कि 0 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू हो गई और ये आपको दिख गया। सो दिस इज काउंट 0, यही आएगा यहां पे। अगर मैं यहां पर दिस इज काउंट 0 तो यहां पर यही लिख के आएगा, दिस इज काउंट 0। ओके, नाउ इसके बाद फिर से हमने यहां पर क्या कर दिया, काउंट को 0 कर दिया। 0 इज लेस देन 2, कंडीशन इज ट्रू, अंदर गया और दिस प्रोग्राम इज इन एरर, ये शो हो गया और यहां पर तुमको मैसेज दिख गया, दिस प्रोग्राम इज इन एरर। ओके, इसके बाद ये फिर से कहां गया, काउंट प्लस प्लस। अब काउंट प्लस प्लस क्या हो गया, 1 हो गया। वन इज लेस देन 2, कंडीशन इज ट्रू, फिर यहां पर गया एंड दिस प्रोग्राम इज इन एरर, फिर से ये दिखा दिया मैसेज और फिर से यहां पर गया। तो जब यहां पर गया तो फिर से यहां पर दिखा दिया, 2 बार देखा, दिस प्रोग्राम इज इन एरर। ओके, नाउ अब ये काउंट क्या हो गया, 2, काउंट 2 हो गया, काउंट 2 हो गया। अब ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हुई, अब ये आउटर लूप में गया और यहां पर आया, यहां पर काउंट की वैल्यू क्या है, 2, काउंट की वैल्यू 2 है, राइट। तो ये क्या हो गया, 3, ये 3 हो गया, समझ में आया। यहां पर काउंट 2 हो गया, यहां पर काउंट 2 हुआ था, तो यहां पर काउंट क्या हुआ, अभी 2 है। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट करूंगा तो काउंट क्या हो गया, 3। सो 3 इज लेस देन 10, कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, फिर यहां पर जाएगा, सो दिस इज काउंट 3, दिस इज काउंट 3 दिखेगा, तो हमको यहां पर नीचे मैसेज दिख गया, दिस इज काउंट 3। क्लियर? इसके बाद अब काउंट फिर से 0 हो गया एंड द सेम प्रोसेस। ठीक है, ये चला बिकॉज काउंट 0 था, इसके बाद फिर से ये हुआ, काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 1 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू, दिस प्रोग्राम इज इन एरर, फिर ये दिखेगा। ये देखने के बाद अब काउंट कितना हो गया, 2 इज लेस देन 2, कंडीशन इज फॉल्स, बाहर हो गया, आउटर लूप में गया, काउंट कितना हो गया, 3 एंड 3 इज लेस देन 10 एंड अगेन सो, राइट। तो नहीं,
यस, दिस इज इनफाइनाइट, 4 लाइन बस। ठीक है, इस वजह से हमको ये एरर आ रही है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम? दूसरा वेरिएबल लेंगे या फिर जो ऊपर लेस देन 10 है ना, उस कंडीशन को हटा के लेस देन 3 कर दो, तो वो नीचे बाहर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, इसको हम क्यों ना इसको हटा दें यहाँ से, हाँ, ये वो तो सबसे पहला है, हटाना नहीं है तो सबसे राइट। और सेमीकोलन तो यहाँ पर रहेगा, ये तो मालूम है ना, ये तो मालूम है ना। यस सर। अगर फॉर के अंदर आप अगर दो चीज़ें लिखते हैं और इनिशियलाइजेशन का यहाँ नहीं लिखते हैं, आपको सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, उसके बाद ये वाली वैल्यू, और अगर काउंट प्लस प्लस भी नहीं लिखते हैं तो फिर सेमीकोलन के बाद काउंट प्लस प्लस नीचे आएगा। फॉर के अंदर सेमीकोलन, ओके, डबल कोट्स नहीं, डबल कोट्स उसमें कहाँ होता है? वो तो एज ए स्ट्रिंग हो जाएगा। मुझे, मैं तुम्हारा भी क्वेश्चन ही समझ नहीं आया मेरे को अभी, बताओ कहाँ पे? यहाँ पे, इधर पे, एक यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दूं, लगा दिया। ये बताया था मैं, ऐसा कुछ है क्या? यह मेरे को दिखाना, हाँ नहीं मेरे को दिखाना। आपने बताया वो सही है, वेरिएशन इन फॉर लूप, अगर हम इनिशियलाइजेशन नहीं देते तो जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो लूप के अंदर दे सकते हैं। बिल्कुल, ये मैंने बताया था। हाँ, अच्छा, मैंने नहीं बताया था, वही मैं कहूँ, मैंने क्यों बताऊंगा, ये क्यों? ठीक है, मैं मुझे बताना है कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, एंड वी विल सी, राइट, यहाँ पर थे हम लोग, ठीक है। या फिर इसको भी मैं हटा दूं, यहाँ से हटा दिया मैंने, इसको हम कहाँ लिखेंगे? अंदर। लेकिन अब इस फॉर लूप के अंदर दो स्टेटमेंट हो गए हैं। सिंगल स्टेटमेंट था तो आपने ब्लॉक नहीं यूज किया था, ब्लॉक मींस कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करे थे, लेकिन अब आपके दो स्टेटमेंट रन होने हैं, तो इसलिए अब आपको यहां पे कर्ली ब्रेसेस को यूज करना होगा, लाइक दिस, ठीक है। अगर मैं ये यूज नहीं करूंगा तो दिक्कत आएगी। गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ठीक है। अगर फॉर लूप के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है तो आप लूप ना लगाएं, अगर आप ब्लॉक ना लगाएं तो इट विल रन, एक चलाएगा, एक वो स्टेटमेंट दिखाएगा, फिर वो नेक्स्ट इटरेट करेगा। लेकिन अगर आपके फॉर स्टेटमेंट के अंदर, फॉर जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर अगर स्टेटमेंट्स हैं तो आपको ब्लॉक यूज करना है, ठीक है। जहां पर वो लास्ट वाली ब्रेसेस में आएगा, फिर वापस वो यहाँ इस पे जाएगा, बिकॉज यहाँ पर वो इंक्रीमेंट होगा। अब इसका जो रिजल्ट है, इसका जो रिजल्ट है वो इस तरीके से कुछ दिखेगा, इस तरीके से कुछ दिखेगा, ठीक है। बिल्कुल, बिकॉज काउंट कंडीशन, बस अब यहां पर काउंट 3 हो गई तो 3 इज लेस देन 2, अंदर नहीं जाएगा वो, राइट, और फिर यहां पर आ जाएगा, दैट्स व्हाई। क्लियर? ओके, नो, ये क्लियर हो गया? नाउ कम कास्टिंग, ठीक है, टाइप कास्टिंग, दैट इज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। यहाँ पर मैं अभी जब तुम लोग अभी वो पढ़ोगे, जब ऊप्स पढ़ोगे तो उसमें एक और कंसेप्ट आएगा, वो भी इसी से मिलता जुलता है। इम्प्लिसिट कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ये होता है प्रिमिटिव टाइप्स में।
जो हमारे प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं, एंड प्रिमिटिव टाइप्स आर वैल्यू टाइप्स, राइट. फॉर एग्जाम्पल दे आर इंट, डबल, फ्लोट, ये सब चीज़ें होती हैं, दे आर ऑल प्रिमिटिव टाइप्स, वैल्यू टाइप्स होते हैं. ठीक है. और ये कहाँ स्टोर होते हैं? ये स्टोर होते हैं स्टैक्स में. ठीक है, ये स्टैक्स में स्टोर होते हैं. और वेयर एज जो हमारे रेफरेंस टाइप होते हैं, क्लासेस जो होती हैं, ये सब हीप में होते हैं, राइट. और यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे जो इंट, डबल, फ्लोट हम लेते हैं, यहाँ पर हम स्ट्रिंग भी लेते हैं, राइट. सो स्ट्रिंग इज अ रेफरेंस टाइप, वेयर एज बाकी के जो ये इंट और डबल हैं, ये सब क्या है? वैल्यू टाइप. ये एक्सेप्शन है. ठीक है. और ये इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे बोल देते हैं स्ट्रिंग भी वैल्यू टाइप है. ओके. सो स्ट्रिंग इज अ रेफरेंस टाइप, नॉट अ वैल्यू टाइप. नाउ ये वाला जो प्रोग्राम है, इसमें मैंने ज़्यादातर सभी के कैरेक्टर्स ले लिए, सभी टाइप ले लिए. डबल, बाइट, इन, कैर, अनसाइन, इन, शॉर्ट, लॉन्ग, ये सब मैंने ले लिया. अब यहाँ पे व्हाट आई विल डू इज, ये खोलता हूँ. ठीक है. ठीक है. अभी हम रेंज से हम देखेंगे यहाँ पे इसको. यहाँ आते हैं. नाउ एक्स और वाई हमारा डबल है, ये हमारे डबल है. एक्स एंड वाई क्या है? डबल है. ओके. तो एक्स एंड वाई डबल है, तो एक्स 10.0 और वाई 3.0. चलेगा, कोई इशू नहीं है. ठीक है. नाउ एक्स डबल है, वाई डबल है. ठीक है. तो x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 3 है. ये इसका मतलब रिजल्ट तो ये डबल ही देगा, बिकॉज x भी डबल है और y भी डबल है. ये वही चीज़ है जो मैंने वहाँ बताई थी. ठीक है. तो जो भी इसका रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 3.3, 3.3 एंड 3, ऐसी इस तरीके से आएगा. ठीक है. ये अभी डबल है, लेकिन i क्या है? यहाँ पर ये सेव हो रहा है, ये इंटीजर है, और ये कर रहा है रिटर्न डबल, बिकॉज ये भी डबल है, ये भी डबल है. ये डबल हो गया, ये इंटीजर हो गया. ये क्या हो गया? एक्सप्लिसिट कन्वर्जन. और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हम मैन्युअली करते हैं, राइट. और मैन्युअली करने के लिए आपको इसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा इंट में. ठीक है. तो जब आप इसको टाइपकास्ट करेंगे, कभी भी बड़े टाइप से छोटे टाइप में अगर हम डालते हैं, और अगर छोटे टाइप में वो रेंज नहीं है, तो डेटा लॉस्ट होता है. ठीक है. तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3, राइट, बिकॉज इंटीजर में आ गया. तो जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हट जाएगा, राइट. नाउ इसको भी मैं सीधे अभी रन करके और एक्सप्लेन करता हूं. ठीक है. अभी जो इसकी रिजल्ट आएगा, इसका जो एक्चुअल जो रिजल्ट है वो आ चुका है. यहाँ पे ये देखो, ये आ चुका है, राइट. ये इसका एक्चुअल रिजल्ट है. लेकिन जब इसको हम टाइपकास्ट करेंगे और इंट में आई में डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. तो जैसे मैं इसको आई विल रन इट, तो आई की वैल्यू क्या हो गई? 3. और आपको यहां पर दिख गया इंटीजर आउटकम ऑफ एक्स एंड वाई इज 3. यही होगा, यानी कि इंटीजर आउटकम ऑफ एक्स एंड वाई इज 3. ये आ गया. ओके. अब इसके बाद आई क्या है? इंटीजर. इसमें हमने पास किया 255, पास कर दिया 255. नाउ आई हमारा है 255, और ये हम कन्वर्ट कर रहे हैं बाइट में. ये जो हमारा बाइट है, इसी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं बाइट में. और बाइट की रेंज क्या होती है? बाइट की रेंज होती है 0 से 255. ओके. तो दैट मीन्स ठीक है, कन्वर्ट हो रहा है बाइट में, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 255, बिकॉज बी की रेंज, बाइट की रेंज भी 255 में, उसकी रेंज में वो आ गया. तो इसका जो रिजल्ट आएगा, बी आफ्टर असाइनिंग 255 क्या होगा?
255, तो नो डेटा लॉस्ट. B after assigning 255 is 255, no data lost. इसके बाद मैंने I में कर दिया 257. ये हम पहले भी कर चुके हैं, सबसे पहला प्रोग्राम था हमारा ये, ठीक है. ये हमारा सबसे पहला प्रोग्राम था, इसमें हमने क्या किया है, I इज इक्वल टू 257. इसका रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान से देखो. बिल्कुल तुम लोग पास हो उसके, लेकिन तू नहीं आएगा. वन आएगा इसका रिजल्ट, इसका आंसर वन आएगा. 257 है, राइट. बाइट कितना होता है, 255, 5657. यहां पर आया तो 0 में चला गया 256, और 1 में चला, 257 चला गया 1 में, तो 1 पे आया, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1. ठीक है. B after assigning 257 1, डेटा लॉस्ट. डेटा लॉस्ट हुआ, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअल रिजल्ट तो आए नहीं, इसलिए. इसके बाद U इज व्हाट, अनसाइन इंट. अनसाइन इंट की जो हमारी रेंज है, अनसाइन इंट दिस वन, इसकी जो रेंज है वो बहुत बड़ी है, और हमारे पास जस्ट 32,000 32,000 है, राइट. अब इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट में. शॉर्ट में कर रहे हैं, और शॉर्ट की रेंज कितनी है, 32767. यस, दैट मीन्स इट विल गो, बिकॉज वहां पर है 32,000 और यहां पर है 32,767. दैट मीन्स कि इट विल गो, इसका भी डेटा लॉस नहीं होगा. क्लियर. यहां पर गया एंड एस आफ्टर असाइनिंग यही आया, ठीक है. नाउ यहां पर क्या हुआ था, 64,000, ठीक है. इसको अब हमने शॉर्ट में किया, अब डेटा लॉस्ट होगा. डेटा लॉस्ट होगा तो ये वापस, बिकॉज ये 64,000 है, तो 32,767 के बाद 32,768 माइनस में आएगा, फिर वहां से चलेगा, तो ये कहां पर खत्म होगा, ये यहां पर भी खत्म होगा, ये होगा -1536 पे. ठीक है. तो यहां पर डेटा लॉस्ट हुआ, राइट. तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, यानी कि S आफ्टर असाइनिंग 64,000 इज -1536. माइनस में आएगा ना, कर तो रहा शो. तो अच्छा, इसमें दिख नहीं रहा होगा, वो माइनस शो कर रहा है, दिख नहीं रहा, वो यहाँ पर दिख रहा है, वो माइनस है वो, ठीक है. -1536 आ रहा है वहां पे, उसको गौर से देखना पड़ेगा, बाइनोकुलर लगाना पड़ेगा उसके लिए. वेल, ठीक है. इसके बाद लॉन्ग का रेंज हम देखते हैं. लॉन्ग का रेंज है बहुत बड़ा है, ठीक है, और इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं अनसाइंड इंट में, ठीक है. और अनसाइंड इंट का जो रेंज है वो भी काफ़ी बड़ा है, और हमारी वैल्यू कितनी है, 64,000. कोई डेटा लॉस नहीं, राइट. इसमें कोई डेटा लॉस नहीं, आराम से हो जाएगा ये. नो डेटा लॉस्ट, वही आ रहा है रिजल्ट, ठीक है. एंड देन कम्स L, लॉन्ग. -12 है ना, मतलब माइनस से यहाँ माइनस, आराम से इसकी रेंज में आ गया वो, ठीक है. किस में करना है हमको कन्वर्ट, अनसाइन इंट में करना है, और अनसाइन इंट का जो हमारा रेंज है वो है 4294967295, और वो माइनस में है. क्या आएगा रिजल्ट, यस, कितनी आएगी, 12 है. सिंपल, माइनस, इससे माइनस कर दो ना 12 को. 284,
ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है ना। ये देखो, आ गया। जीरो नहीं आएगा, प्लस वो माइनस की वैल्यू थी सर, इसलिए वो जीरो नहीं आएगा बीच में, बिल्कुल। स्टैक में जो एक्चुअल वैल्यूज होती हैं वो स्टोर होती हैं, है तो मेमोरी एड्रेसेस ही, है तो मेमोरी एलोकेशन में ही आता है तो मेमोरी। लेकिन स्टैक में ये होता है अगर प्रिमिटिव टाइप्स हैं, इनकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है वही उसमें स्टोर होती है, और रेफरेंस टाइप में एक्चुअल वैल्यू स्टोर कहीं और होती है, आपको सिर्फ उसका मेमोरी एड्रेस रेफर करना पड़ता है, उसमें मेमोरी एड्रेस रेफर करते हैं, राइट। और स्टैक में हम पूरी की पूरी वैल्यू स्टोर कर देते हैं, उसमें मेमोरी एड्रेस का कोई काम नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्टली हम उस मेमोरी एलोकेशन से, उस मेमोरी जो हमने उसको एलोकेट किया है वहाँ से वैल्यू उठाते हैं, ठीक है। उसका अभी तुमको आगे आएगा, जब मैं आगे तुम लोग को ऊप्स में अभी पढ़ाऊंगा पास बाय रेफरेंस एंड पास बाय वैल्यू, तब राइट, तब बताऊंगा मैं तुम लोग को ये क्या होता है। अभी बहुत प्रोग्राम्स हैं अभी आने के लिए, राइट। अभी वो सब आएगा, अभी सब आएगा, अभी जस्ट वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच। नाउ बी है बाइट, और ये कितना है 88, और इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं कैर में, एस का वैल्यूज, राइट। तो 88 का एस का होता है एक्स, बस आपने बी लिखा और आपने इसके आगे क्या किया, कैर, ठीक है। और जो भी इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो सी एच आफ्टर असाइनिंग 88 इज एक्स। तो एस का वैल्यू कैसे हम तुमको ये भी मालूम हो गया कि एस का वैल्यू हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। जो भी आपने बी में 88 देखा तो बी के आगे क्या लिख देंगे आप, कैर, जो भी हो कैर लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली वो एस का वैल्यू में चेंज कर देगा उसको, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम टाइप कास्टिंग, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। कि एक्सप्लिसिट मतलब आपको मैन्युअली आपको कन्वर्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। और इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, सॉरी इम्प्लिसिट कास्टिंग ऑटोमेटिक, छोटे से बड़े में ये चला जाता है, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कास्टिंग, ठीक है। दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। ये आपको इंटरव्यूज के क्वेश्चन है ये सब जो पूछे जाएंगे, ओके। नाउ कम्स, इसको यहीं से बंद कर देता हूँ मैं। स्विच केस, ये तो आप लोगों ने यूज किया होगा, सेम जो सी प्लस प्लस में है, जो जावा में है, वो इसमें भी है, ठीक है। स्विच में हम एक एक्सप्रेशन दे देते हैं जो कि मैच करता है उसके केसेस से, जो भी उसको मैच हो जाता है, ठीक है, उसको वो एग्जीक्यूट करता है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि हर केस के बाद आपको क्या लगाना पड़ता है, ब्रेक जरूरी है, ठीक है। अभी मैं दोनों प्रोग्राम्स बताऊंगा आपको, बोथ। ये किया, वही मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। वो जो स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट लेते हैं ना, वो जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट होता है, जब हम नोट पैड में बना के जब काम करते हैं और जब हमको कोई वो प्रॉम्प्ट आता है, वहाँ पर अगर आप कुछ लिख रहे हैं, जब हमने याद करो जब हमने पहला प्रोग्राम बनाया था नोट पैड में, तो हमने जब उसको रन किया था तो फाइल का नाम लिखा था, है ना। पहले तो मैंने लिखा था CSC और फाइल का नाम .cs और एंटर किया था तो वो कंपाइल हो गया था, ठीक है। फिर जब उसको रन किया तो हमने फाइल का नाम लिखा। फाइल के नाम लिखने के बाद आप जो कुछ भी लिखेंगे वो सारा एरे के फॉर्म में जाता है उसी मेन के अंदर, जो आपने ये वहां पर पैरामीटर पास करते हैं। यहाँ उल्टा है, यस, नहीं इसमें आगे नहीं है, C# में आगे नहीं है, ठीक है। इसमें पहले टेलर,
हाँ, मैन्युअली लिख रहे थे। पहले डेटा टाइप, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स और फिर एरे का नाम। पहली बार में बहुत एरर आए थे मुझे। इसलिए कोई बात नहीं, अभी अभी जब लेकिन रेक्टिफाई हो गए थे। प्रैक्टिस हो जाएगी तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। ये फॉर लूप है, आई इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। 0 इज लेस देन 6, ओके। स्विच में क्या है, 0 0 है, केस 0 में गया, और यहां पर आई इज 0। ब्रेक, फॉर लूप से नेक्स्ट आइट्रेशन हुआ तो आई क्या हो गया, 1। 1 इज लेस देन 6, कंडीशन इज ट्रू, कहां जाएगा, एंड सो ऑन। 1 पे गया, इसके बाद 2 हुआ, 2 के बाद ये कहां जाएगा, 2 में जाएगा, फिर इसके बाद ये 3 में जाएगा, ये 3 में चला गया, इसके बाद ये 4 में जाएगा। नाउ 4 के बाद 5 6 दो बचे, डिफॉल्ट कहां जाएगा ये, बिकॉज वहां पर जब नहीं है तो ये कहां जाएगा, डिफॉल्ट में। फिर ब्रेक आ गया एंड फिर बाहर आ गया, 6 हो गया ना ये, तो 6 इज लेस देन 6, बाहर एंड रीड की, ठीक है। इट इज वेरी इजी, लेकिन बस ये है कि आपको यहां पर ब्रेक लगाना पड़ेगा। अब ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, लेट्स सी। बिल्कुल सर वो एक एक करके चेक करेंगे। राइट, वो भी है प्रोग्राम में भी, लेट्स चेक विद दैट आल्सो। सर एरर नहीं आएगा लेकिन, क्योंकि वो फिर क्या एक एक करके सब अभी 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 मैं ला देता हूँ एरर। सी, ये देखो, ये प्रोग्राम है वो। ठीक है, 1 है ना, स्विच 1, देख रहे हो, कुछ समझ में आया। फर्स्ट वाले में ब्रेक नहीं लगा था तो वो वहां पे गया ही नहीं। ये भी हटा दिया मैंने, थर्ड बैठ गया, ठीक है, ब्रेक टूटता है इसका। बिल्कुल। ठीक है, आ गई एरर। कंट्रोल क्या बोल रहा है वो, कंट्रोल कैनॉट फॉल थ्रू फ्रॉम वन केस लेबल टू अनदर। क्यों, क्योंकि हमने ब्रेक नहीं लगाया यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर आएगी एरर। तभी बोल रहा है वो कंट्रोल कैनॉट फॉल थ्रू फ्रॉम वन केस लेबल टू अनदर। या तो फिर ये स्टेटमेंट लगाया है तो ब्रेक लगाओ, अदरवाइज अगर ब्रेक नहीं लगाना है तो फिर सारा हटाओ, ठीक है। ब्रेक लगाना पड़ेगा, सर जावा में भी ब्रेक लगाना पड़ता है। और क्या, ब्रेक तो जरूरी है ना। एग्जैक्ट मैच हो गए, अगर रेंज वाले देने हो तो उसमें क्या हम ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं, जैसे रेंज दे दी कि केस बिटवीन 5 to 10, तो हम उसमें किस तरीके से। लेकिन जो भी वेरिएबल होगा उसकी तो कोई वैल्यू होगी, रेंज दो, रेंज भी दोगी। एक पर्टिकुलर रेंज के लिए एक पर्टिकुलर आंसर चाहिए, तो क्या हम अलग एग्जैक्ट मैच लेता है ये सब। और क्या, जो ये हमारा स्विच केस है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर तुम ये देखो ना कि यहाँ पर ट्रू है, है ना बीबी में सिलेक्ट केस रहता है तो ट्रू, रेंज के लिए भी रहता ट्रू नहीं, ये वी भी नहीं है, ये सी शार्प में है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। ये देखो, अब मैंने इसको रन किया, I1 है तो ये सीधे 3 में आएगा, सीधे 3 पे आएगा ये, ठीक है। इसके बाद ब्रेक, अब यहाँ ब्रेक है तो वापस यहाँ पर गया, फिर I2 हुआ, फिर से 3 में जाएगा, ठीक है, और फिर ब्रेक, फिर I3 है तो 3 में तो जाएगा ही जाएगा, फिर ये 3 में चला गया, फिर I4 हुआ तो 4 में चला गया, और 5 की तरफ है ही नहीं तो बाहर आ गया, ठीक है, डन।
अभी वो भी आएगा, कंटिन्यू यहाँ यूज नहीं करोगे, अभी वो भी आ रहा है अभी। यूजिंग ब्रेक। नाउ अब मुझे ये बताओ ब्रेक हम यूज क्यों करते हैं? अब मैं ये ब्रेक जो है वो स्विच केस के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। अगर मैंने फॉर लूप के अंदर ब्रेक लगा दिया तो राइट अगर आपने जनरली जो ब्रेक का यूज होता है वो हम फॉर लूप जो होते हैं फॉर लूप के अंदर यूज करते हैं। क्यों? अगर आपने ब्रेक लगाया तो बाकी के आइटरेशन को वो कैंसिल कर देगा और सीधे फॉर लूप के बाद जो नेक्स्ट लाइन है उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल बताता हूं। यहां पे ये वाला जो प्रोग्राम है ये देखो, यूज ब्रेक टू एग्जिट दिस लूप। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर -10 से लेके 10 और जैसे ही आई की वैल्यू जब 0 आएगी, मतलब आई की वैल्यू ये 1 इज, जैसे 0 आएगी और आई के बाद 1 आएगा तो 1 इज ग्रेटर देन 0 तो सीधे ब्रेक पे आएगा और वो बाहर हो जाएगा। इसका मतलब जो हमको रिजल्ट दिखना चाहिए वो दिखना चाहिए -10 से लेके -9 -8 -7 एंड सो ऑन अंटिल 0। ठीक है, क्योंकि 1 के बाद तो बाहर हो रहा है ये। ठीक है, इसमें नाउ लेट्स रन दिस और देखो कि इसमें किस तरीके का लॉजिक चल रहा है। ठीक है, हम यहां पर आए। ओके, नाउ यहां पर आने के बाद फॉर i इज इक्वल टू -10। ओके, आई की वैल्यू हमारी हो गई -10, -10 इज लेस देन इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू, अंदर गया, मतलब लूप में गया, लूप के अंदर आई की वैल्यू क्या है -10, तो क्या -10 इज ग्रेटर देन 0, फॉल्स, बाहर आया और आई की वैल्यू दिखा दी, यानी आई की वैल्यू क्या है -10। फिर दोबारा आइटरेट हुआ तो अभी हमारे पास क्या वैल्यू आ गई -10। ठीक है, इसके बाद आई की वैल्यू अब क्या होगी -9, -9 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन इज ट्रू, अंदर गया, बट -9 इज ग्रेटर देन 0, नो, बाहर आ गया और अब क्या दिखा दिया इसने -9, तो यहां पर जो फिर आएगा क्या देखेगा -9 एंड सो ऑन, कब तक देखेगा 0 तक, वहां तक मैं इसको रन कर देता हूं। तो ये -9 हो गया, देन -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1। अब आई की वैल्यू क्या हुई 0। ठीक है, 0, तो इन केस ये भी हो जाएगा। अब यहां पर आएगा आई की वैल्यू 1 आई, जैसे यहां पर 1 आई तो 1 इज ग्रेटर देन 0। अब हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट है वो ये दिख रहा है, अभी ये दिख रहा है। नाउ जैसे ये आई की वैल्यू 1 है और 1 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू हुई तो ये कहां गया ब्रेक में गया। जैसे ये ब्रेक में जाएगा तो ये ब्रेक क्या करेगा, बाकी के जो इटरेशन है उनको एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा और इस फॉर लूप से बाहर आ जाएगा और बाहर आने के बाद सीधे जो फॉर के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ये यहां पे आ जाएगा। जैसे आप ब्रेक लगाया तो जो ये फॉर लूप है जो अभी हमारे बाकी की इटरेशन बची हुई थी, अभी हम 1 पे है ना, ये जो 10 तक है ना, तो ये बाकी के 10 तक ये एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। ये यहां से ये ब्रेक आ गया, ब्रेक पे आ गया तो इसका मतलब ये फॉर लूप से बाहर आ जाएगा और सीधे जो फॉर के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसमें आ जाएगा। ठीक है, ये देखो इसमें आ गया सीधे और देन ये दिखा आंसर, लेकिन आंसर दिख नहीं पाया क्योंकि क्या हो गया, हाँ
रीड की नहीं लगाया था। लाइक दिस, ठीक है। ये आ गया, ये यहां तक चला, जीरो तक, वन जीरो तक चला। जब वन आया तो वन के बाद यहाँ अंदर चला गया, बिकॉज वन इज ग्रेटर देन जीरो। ब्रेक में आया, जैसे ही वो ब्रेक में आया पूरे फॉर लूप से बाहर, फॉर के बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो ये वाली लाइन है, ये डन दिखा दिया एंड दैट्स इट। इसलिए आपको ये रिजल्ट दिखा। तो ब्रेक हम क्यों यूज करते हैं? अगर आपको हमारे लूप से जितना जो हमारा काम हो गया होने के बाद आपको लूप से बाहर आना है, आपको बाकी के लूप्स, बाकी के इटरेशंस नहीं चलाने हैं, तो आप ब्रेक लगा देंगे। तो बाकी के इटरेशंस, आपका अगर काम फुलफिल होता है, आपका काम उस चीज़ से खत्म हो गया, तो आप तुरंत बाहर होइए, तो वो बाकी के इटरेशन को छोड़ देगा। मीन्स फॉर के अंदर मान लो, नहीं यही है, इफ के अंदर लगाए हैं, हाँ राइट, इफ के अंदर है। लेकिन ब्रेक का जो यूज होता है वो यही होता है कि जो ये फॉर जो का जो आइट्रेशंस, नहीं नहीं, पूरा प्रोग्राम को नहीं, पूरे उस लूप को, यस पूरे लूप दिखता है वो, जो लूपिंग स्टेटमेंट्स है उनको दिखता है वो, ठीक है। जो लूपिंग स्टेटमेंट्स है वो उनको दिखता है। जैसे हमने ब्रेक, तुम सही कह रहे हो, इफ में लगाया तो इफ को टर्मिनेट होना चाहिए, राइट, लेकिन नहीं होता है। ब्रेक आपने किया तो वो लूपिंग कंडीशन जो होती है उनको, उनसे बाहर आता है। तो क्या फायदा फिर? तो क्या होगा फिर इसका? पूरा जाएगा वो, तो फिर कुछ है ही नहीं, फिर तो पूरे दिखेगा ना। फिर तो वो, अगर मैं ब्रेक यहाँ से हटा दूँ तो एज इट इज जैसे चल रहा है वैसे ही वो चलेगा, पूरे 10 तक चलेगा, दिखाएगा वो, तो ठीक है ना। इसलिए इसके बाद आता है कंटिन्यू। कंटिन्यू भी होता है ना, कंटिन्यू क्यों यूज होता है? इसका रिवर्स, इसका रिवर्स, हाँ क्या आगे? देखो, मान लो फॉर लूप में, हम फॉर लूप में 10 वो हैं आइट्रेशन हैं, और हमारे इसमें 10 स्टेटमेंट है, 10 लाइन, 10 लाइन है फॉर के अंदर, और 10 लाइन मतलब उस 5 लाइन के बाद आपने लिख दिया कंटिन्यू। तो वो क्या करेगा? फॉर लूप के अंदर जाएगा, मान लो ये समझो 5वां लूप है, 5 के बाद 6th लूप में, 6th इटरेशन में जाएगा। तो जब वो 5th इटरेशन में जा रहा है और कंटिन्यू में आ गया, अगर कंटिन्यू वाले स्टेटमेंट पे आ गया, तो वो बाकी के 6 से लेके 10 वाले जो लाइन है उनको वो छोड़ देगा और वापस लूप में चला जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे मेरी बात? यस, फिर से वो फर्स्ट में नहीं बजाएगा, 6th वाले में आएगा। मैंने क्या बोला? मान लो 10 इटरेशन है, ठीक है, और हमारे फॉर लूप में 10 लाइन है। हमने मान लो 1 2 3 4 5 बढ़िया, मतलब पूरा चला, सब चला, ठीक है, 5 लूप तक चले, और 5 लूप के बाद कुछ कंडीशन आई ऐसी कि वो कंटिन्यू, जहां पर हमने कंटिन्यू लिखा था वहां पर आ गया। तो जैसे ही वो कंटिन्यू पे आएगा, है तो हम 5th आइट्रेशन पे, है ना, तो जैसे ही वो कंटिन्यू पे आएगा तो बाकी की जो ये लाइन्स हैं फॉर के अंदर, इनको ये स्किप कर देगा और ये वापस काउंट प्लस प्लस पे चला जाएगा। वो तो सीक्वेंसली, मैं क्या बोल रहा हूँ, कंटिन्यू, जो कंटिन्यू अगर लगा होगा, हाँ तो कह रहा हूँ मैं, ये अगर सिंपल कंटिन्यू लगाओगे फिर तो वो पहले में ही चला जाएगा। ये मेरा मतलब नहीं, मतलब ये है कि कंडीशन जो हमारा लगा, कंटिन्यू जो लगा हुआ है वो किसी कंडीशन पे लगा हुआ है, एक सिंपल तरीके से नहीं। यार वो आगे एग्जाम्पल है, उससे मैं बता दूंगा कि किस तरीके से क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, ये देखो, ये शायद मैंने तुम लोगों को पहले बताया ना, कोडिंग स्टैंडर्ड्स वो मैंने बताई है। जब भी आप कोडिंग लिखते हैं, नाम डेट को आप लिखेंगे, ये नहीं बताया तो अब सुन लो, कोई बात नहीं, ठीक है। जब भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे, इट इज़ अ स्टैंडर्ड
ठीक है, ये एक कोडिंग स्टैंडर्ड्स हैं, आपको कंपनी में यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, ये इसलिए होता है, इसका रीज़न है, ये भी मैं बताऊंगा कि जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं या लिखते हैं तो कोई भी मेथड बनाते हैं, कोई भी हो। अब जैसे एंटरप्राइज एप्लीकेशन में सिर्फ मैं अकेला तो नहीं हूँ जो काम कर रहा हूँ, इस क्लास के अंदर और भी सारे मेथड्स लोगों ने बनाए होंगे, तो हर मेथड के आगे कमेंट करके वो अपना नाम डालते हैं और आज की तारीख डालते हैं और कॉमा ये मेथड क्या कर रहा है ये आप लिखते हैं। उसके बाद आप मेथड लिखते हैं और मेथड लिखने के बाद जहाँ पे आप वो मेथड ख़त्म करते हैं वहाँ लिखते हैं एंड्स हियर। दैट मीन्स कि दिस चंक ऑफ कोड हैज़ बीन रिटन बाय यू। इन केस ये जब आपका कोड टेस्टिंग फेज में जाता है और टेस्टर्स इसको टेस्ट करते हैं और अगर इस कोड में एरर आती है, राइट, तो जो हमारा प्रोजेक्ट लीडर होता है या जो हमारा टेक्निकल लीड होता है वो देखता है कि इस कोड में एरर है और ये कोड किसने लिखा है, ये मैंने लिखा है। तो ये आपका जो चंक ऑफ कोड, ये जो फाइल, ये जो कोड है, ये उस प्रोग्रामर के पास जाता है कि ये आपका लिखा हुआ है, अब आप ही इसको सॉल्व करेंगे बिकॉज इसकी लॉजिक आप ही ने बनाया है, तो आप ही को ज़्यादा इसकी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, इसीलिए दिस इज कॉल्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस कि जब भी आप कोड लिखें तो आप अपना नाम और डेट डालें और प्लस आगे भी जो ये कर रहा है मेथड, जो भी कर रहा हो उसको एक्सप्लेनेशन करें, राइट। और इसी तरीके से आप लोग भी करेंगे। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड है। अगर आप इस तरीके से कोडिंग करेंगे तो इट विल श्योरली बेनिफिट यू। जब भी इनफैक्ट कहीं तुम लोग प्रोग्राम भी करते हो, इनफैक्ट ये बताया भी जाता है, और भी कई सारी कोडिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन इतना है कि जो भी आप बनाते हैं प्रोग्राम, पहले आप नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे और जहाँ आप खत्म करते हैं वहाँ आप लिखेंगे एंड्स हियर। ये वाला जो कोड है, ये स्निपेट, कोड स्निपेट, ये मैंने बनाया है। ठीक है, ये डबल स्लैश इज फॉर कमेंट्स ना, ये कमेंटिंग के लिए होता है ना, तो कमेंट तो आप तुम कमेंट हटा दोगे वो तो फिर कोड में आ जाएगा ना। ये कमेंट कर दिया हमने कि ये कमेंटिंग हो गया कि ये राइट, यस, इसीलिए। ठीक है, ये होता है। नाउ ये है एक प्राइम, मतलब प्रिंट इवन नंबर्स एंड फ्रॉम 0 to 10 है। मैंने यहाँ पर 100 था लेकिन मैंने 100 नहीं किया, मैंने भी 10 कर दिया इसको। ठीक है, जस्ट फॉर अ सेक ऑफ टाइम। तो इस वाले प्रोग्राम में हमको क्या शो करना है, सिर्फ इवन नंबर्स, प्रिंट इवन नंबर्स बिटवीन 0 से 10। ठीक है, नींद आ रही है? ओके, सो इंट i इज इक्वल टू 0, कंडीशन यहाँ पे ट्रू होती है। ट्रू होने के बाद हम वापस यहाँ पर आते हैं। ठीक है, नाउ 0 मॉडुलस 2 क्या होगा, राइट। तो ये कंडीशन ट्रू हुई कि फॉल्स हुई, तो इसका मतलब अंदर जाएगा। ये अंदर तो गए नहीं ये, तो अभी तक क्या देखा था, फिर देखा नहीं था क्या? ठीक है, i मॉडुलस 2 क्या होता है, 0 होता है ना, तो 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज फॉल्स, बाहर आ गया और आपको यहाँ पर शो हो गया 0, राइट। ये आपको शो हो गया 0। इसके बाद कहाँ पर आया, 1 पे आया। नाउ 1 मॉडुलस 2 क्या होगा, अरे 1 मॉडुलस पे नहीं अभी काम किया है ना, तो क्या आएगा इसका, 1 आएगा ना। तो 1 पॉइंट कौन बोल रहा, डेसिमल नहीं, सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, तो जब इसका रिमाइंडर 1 आया ना, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, ओ माय गॉश, ये पूरा का पूरा दिखा दिया इसने। वेट, ये तुम लोग को मालूम ही है, ये 1 अंदर गया, कंटिन्यू। ठीक है, अब कंटिन्यू से क्या होगा कि बाकी के स्टेटमेंट हैं, यानी कि अभी ये मैंने कमेंट कर दिया, इसका मतलब कि ये भी नहीं दिखाएगा। ये मैंने क्या बोला था, कंटिन्यू के बाद जो बाकी के रिमेनिंग जो स्टेटमेंट है उनको ये स्किप कर देगा और वापस लूप में जाएगा। जो नेक्स्ट होगा, अभी हमारा 1 था ना, तो नेक्स्ट आ जाएगा 2 आ जाएगा, और ये बाकी की जो स्टेटमेंट है इनको क्या कर देगा, ये यहाँ तक है ना, ये तो बाकी के स्टेटमेंट इनको ये छोड़ देगा और ये वहां चला जाएगा। ठीक है, सी छोड़ दिया। ठीक है, अब आई क्या हो गया, 2,
कंडीशन फॉल्स, आगे नीचे 2 दिखा दिया, फिर आएगा 3 आया, अंदर गया, कंटिन्यू, और फिर से ये बाकी के स्टेटमेंट छोड़ देगा और सीधे आइटरेट पे चला जाएगा, एंड सो ऑन। 3 4 के लिए, फिर 5 के लिए फिर से वही होगा, फिर 6, फिर ये 7 9 एंड देन 10। सर इससे हमें एल्स नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि अगर इसमें एल्स लगाते हैं या अगर हम एल्स नहीं लगाते तो नीचे वाले स्टेटमेंट चलते ही नहीं, राइट। तो कंटिन्यू में क्या होता है, कंटिन्यू आपने लिखा तो बाकी के स्टेटमेंट छोड़ देगा और सीधे वो नेक्स्ट आइटरेशन पे आएगा, जो भी इसका आइटरेट होगा, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू, ये आपके इंटरव्यू में भी आएगा, क्योंकि खास तौर से जो फ्रेशर्स होते हैं थोड़ा उनको कंटिन्यू ब्रेक तो बता देते हैं, कंटिन्यू बताने में मुश्किल होती है, जो अभी तुम लोग को भी हुई थी, ठीक है। जो यूज नहीं करते हैं तभी तो इंटरव्यू होता है, तभी तो पूछ लेते हैं हम लोग। ओके, मेरे ख्याल से 2 और बचे हैं, ये एक्चुअली में 2 जो बचे हैं ये एरे हैं, बता दूं, मतलब आज खत्म ही करना है इसको, है। ओके, 1 डायमेंशनल एरे, ठीक है, 1 डायमेंशनल एरे, जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि एरे को हम कैसे डिक्लेयर और कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो लिखा है, ये तो मैंने बताया था। अच्छा, यहाँ पे पहले आप टाइप लिखेंगे, टाइप के बाद स्क्वायर ब्रैकेट और फिर एरे का नाम और फिर इज इक्वल टू न्यू टाइप और लिमिट, एरे की लिमिट, ओके। एंड एरे, बिकॉज यहां पर न्यू कीवर्ड आ गया है तो एरे इज अ रेफरेंस टाइप, एरे इज अ रेफरेंस टाइप, एरे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये प्रिमिटिव टाइप्स में नहीं आता है, ये रेफरेंस टाइप है। सो यहां पर हमने एक एरे को डिक्लेयर किया, फिर से देख लो एरे हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, टाइप लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, देन एरे का नाम इज इक्वल टू न्यू, यहां पर हम जब न्यू और इंट 10 लिख रहे हैं तो यहां पर हम एरे को इनिशियलाइज कर रहे हैं और उसकी लिमिट सेट कर रहे हैं, दैट इज 10। यहां पर हमने इसकी लिमिट सेट कर दी 10, बिकॉज एरे की डेफिनेशन तो तुम लोग को मालूम ही होगी, कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा, राइट। डायनेमिक बाद में बताऊंगा मैं, ठीक है। जनरली ये ऐसा है कि अगर तुमने यहां पर इसको यूं लिख दिया, साइज नहीं दी, तो इसने एरर किया जनरेट, ठीक है। अगर यहां पर एरे इसने जनरेट किया, ये क्या बोलेगा, रॉन्ग नंबर ऑफ इंडिसेस इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट एक्सपेक्टेड 1। कोई आप लिमिट तो दोगे ना एरे को, इसलिए आपको यहां पे लिमिट देनी ही पड़ेगी, ठीक है। या रीड लाइन से दे दो, मैंने रीड लाइन बताया, अभी नहीं बताया रीड लाइन, चलो मैं इसी वाले प्रोग्राम में बता देता हूँ रीड लाइन का। अभी ये 10 है, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज, यहाँ लूपिंग में भी मुझे ये करना पड़ेगा, कल बताऊँ, किसकी, क्या हो गया, अच्छा ओके, तो ठीक है, फिर लेट्स से मैं अब ये फिर कल ही बताऊंगा, आज मैं नहीं बता रहा हूँ इसको। और एक चीज़ और आज हाँ मैं बंद नहीं कर रहा, ये जो मैं प्रोग्राम तुम लोग को मैंने इतने बताए हैं, इनफैक्ट इसके जो तो अभी हम लोग देखेंगे कैसे एरेज को डिक्लेयर करते हैं, और मैंने शायद कल ये भी बताया था कि एरेज को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो रीड लाइन के थ्रू हम उसकी लिमिट लेंगे, तो तुम लोग को ये भी मालूम हो जाएगा कि यूज़र इनपुट कैसे लेते हैं, राइट, ये लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट,
ऐसे आऊँ कैसे आऊँ, ऐसे आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। ये प्रोग्राम लिखते जाओ, क्योंकि जो मैं रिकॉर्ड करूँगा तो ये इसी से तुम लोग मैच करोगे। अब मेन के बाद ऑफ कोर्स यहाँ पर तो क्लास आएगी, तो मैं वो सब नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मेन से। ये हमने किया। अब जब हम एरे को डिफाइन करते हैं, ठीक है, जब हम एरे को डिफाइन करते हैं, लेट्स से एरे को जो हम टाइप देंगे वो इंट देंगे, इंट टाइप, ठीक है। तो इसमें इंट स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद लेट्स से ये हमने नाम दे दिया एरे का, इज इक्वल टू न्यू और इंट, और यहाँ पे साइज, ठीक है। इस तरीके से हम लिखते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि ये हमारा एरे का नाम है, ये इसका टाइप है, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये हम लोग को रिकॉग्नाइज कराता है कि ये एरे है, ओके। न्यू, और फिर इस तरीके से हमने इसको लिमिट दे दी। तो जो ये न्यू है, न्यू इज़ अ कीवर्ड, ओके, न्यू इज़ अ कीवर्ड। वेरेज ये न्यू में क्यों, वो क्या बताता है कि जो ये एरे है ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये स्टोर होता है रेफरेंस टाइप में, ये एक ऑब्जेक्ट है। नाउ अब ये जो वैल्यू 10 है, मैं चाहता हूँ कि ये जो 10 वैल्यू मैंने यहाँ पर हार्ड कोड कर दी है, हम हार्ड कोड ना करके हम यूज़र इनपुट से दिलवाएं, ओके। तो उसके लिए मेरी इंग्लिश की राइटिंग ज़रा ख़राब है, ठीक है, तो ज़रा समझ लेना कि मैंने क्या लिखा हुआ है, सब ऐसे ही है मेरी राइटिंग इंग्लिश में। तो ये किया, क्या हो गया, सर उसमें तो प्रोग्राम पूरा नहीं दिखेगा, कौन सा, जो आप भी चला रहे हो। मैं कहाँ चला रहा हूँ प्रोग्राम, कहाँ है प्रोग्राम, रिकॉर्ड हो बस। और क्या, अच्छा तो स्क्रीन बाद में दिखेगी। स्क्रीन तो दिखेगी नहीं। सभी को आप बताया था उस टाइम। मैं ये तो बताया था कि तुम लोग को ये लिखना पड़ेगा, यही तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तुम भी बात बोले, मेरी इससे अच्छा वैसे दिखा दो, मेरे ऐसे मेरे को ऑडियो जो है वो इसमें आएगा, और इसको तुम लोग लिख लो, तो वो जो मैं बोल दूंगा तो तुम लोग इसे समझ जाओगे ये क्या हो रहा है, ये ठीक है। ठीक है, ओके। इसके बाद अब यूज़र इनपुट की बात आती है, ठीक है। तो यूज़र इनपुट हम कैसे देते हैं, मेन के अंदर लेट्स से हमने यहाँ पर लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन, ये हम लिखते हैं, और राइट लाइन में हमने लिखा कि एंटर दी वैल्यू, ठीक है, एंटर दी वैल्यू, इस तरीके से लिखा हमने, और उसके बाद यहाँ पे या उसके बाद यहाँ पे यस, ओके, यस, कम इन। अब यहाँ पे कंसोल है, अब हम कैसे यूजर इनपुट लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोग यूज करेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। यूजर इनपुट के लिए जैसे हम सी में स्कैनफ लेते हैं और सी प्लस प्लस में सी इन लेते हैं, इसी तरीके से सी शार्प में हम लेते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। और रीड लाइन के बाद इस तरीके से। अब ये जो रीड लाइन है, ये तुम लोग को अच्छी तरह मालूम है कि कंसोल क्या है, एक क्लास है, राइट। कंसोल इज अ क्लास, ये है एक क्लास, और रीड लाइन क्या है, रीड लाइन है इस क्लास का मेथड, रीड लाइन क्या है, इस क्लास का मेथड। और ये जो रीड लाइन मेथड है ये रिटर्न कर रहा है
स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ठीक है। दैट मीन्स कि जब तुमको कंसोल दिखेगा, कंसोल में जब तुम लोग लिखोगे कि एंटर द वैल्यू और कोई भी वैल्यू लिखोगे, 10 लिखा या कुछ भी लिखा, तो वो एज अ स्ट्रिंग फॉर्म में वो सेव होता है, ठीक है। एज अ स्ट्रिंग फॉर्म में वो सेव होता है। 10 है तो वो 10 का मतलब 10 सेव तो होगा लेकिन एज स्ट्रिंग फॉर्म में होगा, यानी कि जैसे ये 10 है, अगर सिंपल, ये तो सिंपल 10 है और एक 10 होता है, ये होता है, तो जब आपने 10 लिखा तो वो एज अ स्ट्रिंग फॉर्म में सेव होगा, ठीक है। तो इसको हमको, और जो हमारा यहाँ पे हमको जो वैल्यू देना है वो इंट देना है, वो इंटीजर देना है, और यहाँ पे जो भी सेव होगा वो स्ट्रिंग में होगा। तो ऑफ कोर्स यहाँ जो भी सेव होगा उसको आप कन्वर्ट करेंगे स्ट्रिंग से इंट में, और तब फिर यहाँ पर वो वैल्यू आएगी, ठीक है। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, उसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि कंसोल डॉट रीड लाइन यहाँ लिखा, ठीक है। इसके बाद लेट्स से कि यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। एक हमने वेरिएबल ले लिया, इंट का ही वेरिएबल ले लिया, इंट लिमिट, ठीक है। इंट और लिमिट हमने एक वेरिएबल ले लिया, और लिमिट के बाद इज इक्वल टू एक क्लास होती है कन्वर्ट, एक क्लास होती है कन्वर्ट, तो वो आप इस तरीके से लिखेंगे। ये खैर मेरे को भी मुश्किल हो रही है लिखने में, बट कोई बात नहीं, आज के दिन चलेगा आज। ये है कन्वर्ट, ठीक है। कन्वर्ट एक क्लास है डॉट, जैसे डॉट करोगे तो इसके मेथड्स आएंगे, इंटेलिजेंस में इसके मेथड्स आएंगे। तो उस मेथड में एक मेथड होगा टू इंट 32, ठीक है। क्या होगा, टू इंट 32, ये एक मेथड है, ठीक है। और इसके अंदर आप एक पैरामीटर पास करेंगे, और वो जो पैरामीटर पास करेंगे वो हम पास करेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन, इस तरीके से ये हम पास करेंगे, यस, इस तरीके से पूरा लिखना पड़ेगा। लिमिट एक वेरिएबल है, ठीक है। अब देखो, हाँ, अब है क्या कि एंटर द वैल्यू हुआ, ये तो तुमको एज इट इज दिख गया, और एंटर द वैल्यू के बाद मैं इसको ना कंसोल डॉट राइट लाइन ना लिख के मैं लिखूंगा सिर्फ कंसोल डॉट राइट, इसलिए लिखूंगा कि जब एंटर द वैल्यू आपको दिखेगा तो कर्सर वैल्यू के बाद ब्लिंक करेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर अगर राइट लाइन लिख दिया तो कर्सर वैल्यू के जो नीचे वाली लाइन है उस पर ब्लिंक करेगा, ठीक है। अब जैसे इसके बाद यहाँ पर ब्लिंक किया तो यहाँ पर अब वो पूछ रहा है कि कोई वैल्यू डालो, तो मान लो ब्लिंक इसलिए कर रहा है क्योंकि वो इस पे आ गया, ब्लिंक वो इसलिए कर रहा है बिकॉज कंसोल डॉट रीड लाइन, रीड लाइन का मतलब नाउ ये कुछ मांग रहा है कि यूजर कुछ डाले, ठीक है। तो लेट से मैंने डाला 10, कुछ भी डाला हो, ठीक है। तो जो भी आपने यहाँ पे डाला वो क्या होगा, कन्वर्ट होगा, लिखा है ना कन्वर्ट, यहाँ पर आपने लेट से 10 डाला, जो भी आपने 10 डाला तो वो कन्वर्ट होगा किसमें, इंटीजर में। int 32 इज स्टैंड फॉर इंटीजर, इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, तो ऑफ कोर्स ये कहाँ से होगा, एक वेरिएबल में लिमिट जिसका टाइप इंट है। तो लिमिट का जो वेरिएबल है इसमें वैल्यू क्या चली गई, 10 चली गई, और फिर यहाँ पे तुम लोगों ने क्या लिखा, लिमिट, ठीक है। यहाँ पर लिमिट लिख दिया, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ गया, 10। तो तुम लोग यहाँ पर जो कुछ भी लिखोगे, अगर तुम लोगों ने 20 लिखा, जो भी लिखा वो लिमिट में आ गई, 25 आ गई, जो भी आ गई, तो यहाँ पर लिमिट यहाँ पास कर दोगे, तो लिमिट में जो भी वैल्यू होगी तो उसकी जो साइज है वो या तो जो भी तुम लोगों ने पास किया होगा 10, 15, 20 जो भी किया होगा वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब जब ये इसमें आ गया, इसके बाद सिंपल, अगर मेरे को इसके अंदर वैल्यूज डालनी है, अब हमारी लेट से मैंने अभी एग्जांपल लेता हूँ, लिमिट है हमारी 5 फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमने 5 कर दिया उसको, तो फॉर लूप चला, फॉर इंट ठीक है, इंट के इज इक्वल टू 0 लेट से, ठीक है। उसके बाद के इज लेस देन लिमिट होगा ना, लिमिट होगा ना, ठीक है, क्योंकि यही तो यहां पर जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद
के प्लस प्लस, और इसके बाद ये हमने ब्रेसेस ओपन किया, और ब्रेसेस के बाद अब हम वैल्यू पुट करेंगे हमारे एरे में। ठीक है, हमारा एरे क्या है, ये है, ये करेंगे हम, ये करेंगे। ठीक है, तो जब ये लूप चलेगा, फर्स्ट टाइम लूप चला k इज इक्वल टू 0, 0 इज लेस देन 5, लिमिट हमारा 5 था, तो 0 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। यहाँ पर आया k क्या है 0, और ये भी 0, तो ये है जीरोथ एलिमेंट। हमारे एरे में 5 एलिमेंट बन गए, तो इसका मतलब कि ये जीरोथ एलिमेंट है, और जो इसकी इंडेक्सिंग होती है वो 0 से वो स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये एरे 0, यानी कि जीरोथ प्लेस पे k की जो वैल्यू है, k की वैल्यू क्या है 0, तो इसके अंदर क्या चला गया 0। दैट मीन्स कि ये जो हमारा ARR 0 है, इसके अंदर क्या चला गया 0, चला गया 0। उसके बाद ये वापस आएगा, कहाँ पर जाएगा, यहाँ जाएगा, k की वैल्यू क्या हो गई 1, फिर ये तो एक ही बार चलेगा बस, राइट। फिर ये 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, फिर यहाँ पर आएगा, तो एरे 1 इज इक्वल टू 1। तो इस तरीके से कितने बार चलेगा 5 टाइम्स। ठीक है, 1 2 3 4 इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इसके अंदर ये वैल्यूज आ गई। अब ये जब वैल्यूज आ गई, अब आपको शो करना है। अभी तो आपने वैल्यू को सेट किया है, इसके अंदर इनिशियलाइज किया है, अब आपको दिखाना है। ठीक है, जब आप दिखाओगे तो फिर से यहाँ पर फॉर लूप लिखोगे, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं इसी में कर दूंगा। ठीक है, सर ऐसा कहते जब भी एरे होते तो पहले हम सारी वैल्यूज को इनपुट कराते हैं और फिर अलग से लूप लगाते हैं, सारी वैल्यूज को प्रिंट कराते यही दिखा दो। हैं। सर हम एक बार इनपुट कराएं और उसको प्रिंट कराते हैं। हाँ बिल्कुल, करा दो, लो कराओ, जो मैं ये करा रहा हूँ। ये हो गया, आपने के की वैल्यू इसमें आ गई, यहाँ पर लिख दो कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसके बाद बस ये करा दो, और क्या। यहाँ पर तुमने सेट भी किया और यहाँ पर तुमने इसको शो भी कर दिया, कर दो, कर दो। हाँ, सर लिमिट हम पहले देते हैं और इनपुट यूजर से कराना है तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर एक मिनट, लिमिट तुमने यहाँ दे दी। हाँ, अगर तुमको यहाँ पर भी तुम्हें यूजर से इनपुट कराना है, हाँ बिल्कुल, तो इसके अंदर तुम लिखोगी कंसोल मीन्स ऑफ कोर्स एक इंटीजर कुछ लोगी, इंटीजर वेरिएबल लोगी, सेम ये रहेगा, सेम ये रहेगा। कोई यहाँ पर तुमने वेरिएबल ले लिया, इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट int32 और कंसोल डॉट रीड लाइन, और जो भी तुम वेरिएबल लोगी वो यहाँ पर पास कर दोगी, बस। फिर वो जो तुमने इनपुट किया है, फिर वो वैल्यूज आएंगी इसके अंदर और वो शो हो जाएंगी। और यहाँ पर तो तुमको के ही लेना पड़ेगा, और यहाँ पर तुम्हारा वो वेरिएबल का नाम जो तुमने यहाँ दोगी, राइट। और वो यहाँ पर फिर एरे की आएगा, तो जो भी तुमने इनपुट किया होगा वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, नहीं आया समझ में, बता रहा। इन लोग कैसे देखेंगे फिर। सर घुमा लीजिए ना, सर कम से कम उसमें थोड़ा दिखेगा तो। ठीक है, अच्छा, अब जैसे एक बार हमने यहाँ पर इसको रीड लाइन किया, अब मैं इसको यहाँ पर भी कर रहा हूँ रीड लाइन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर भी करता हूँ, लेट से क्या होता है। ठीक है, ये इस तरीके से होगा कि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर तुमने क्या किया, इसके फॉर लूप के बाहर एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, तुमने वेरिएबल ले लिया, लेट से इंट। ठीक है, और इंट के बाद लिया तुमने कोई भी ले लो, यूजर इनपुट करके ये तुमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद यूजर इनपुट इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू int32 console dot read line and that's it। ठीक है,
तो अब यहाँ पर जब भी ये लूप पे आएगा, पहले लूप में आएगा, पहले इटरेशन पे आएगा, तो पूछेगा वैल्यू डालो। आपने जो भी वैल्यू डाली वो इसमें आ गई, और फिर ये आप कहाँ पर लिखोगे, वो यहाँ लिख दोगे, यही होगा। ठीक है, तो जो भी तुम वैल्यू पास करोगे वो इसमें चली जाएगी, फिर वो दिखा देगा जीरो पोजीशन पे ना, के जीरो पोजीशन पे, तो वो दिखा देगा। उसके बाद फिर से वो नेक्स्ट लूप में जाएगा, के की वैल्यू 1 हो गई, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, फिर से बोलेगा फिर कोई वैल्यू डालो, फिर हमने कोई वैल्यू डाली, वो फिर से फर्स्ट पोजीशन पे आ गई। ठीक है, और फिर यहाँ पर दिखा दिया, एंड सो ऑन। इस तरीके से ये 5 बार चलेगा। के की वैल्यू इनपुट करानी है, तो फिर तुमको यहाँ पर फिर से लेना पड़ेगा। हाँ, कौन सा थर्ड लाइन का स्टेटमेंट? ये तो ये लिखा तो है मैंने यहाँ पे, इंट के इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर रीड लाइन वो, हाँ वो तुम अगर रीड लाइन दोगे तो फिर वो वहीं से उठाएगा। बिल्कुल, के जीरो है ना, तो जहाँ जीरो की जगह है तुम ये डाल दो, कर लो उसको। अल्टीमेटली यहाँ पर तुमको इंटीजर देना है, रीड लाइन करो, ये चलेगा तो एक ही बारी। अगर यहाँ पर करोगे रीड लाइन, तो ये रीड लाइन करोगे, कन्वर्ट कर दो उसको int32 में, तो यहाँ पर अगर तुमने लिखा 3, तुमने अगर 3 लिखा, तो यहाँ पर k इज इक्वल टू 3 आ गया, और फिर उसके बाद 3 के बाद कितना चलेगा, दो ही चलेगा। ठीक है, एक 3 चलेगा और एक 4 चलेगा, दो बार इटरेशन होगा, बस इसके अंदर लिख दिया कंसोल डॉट रीडलाइन, तो फिर हमें एंटर का जो हम वो लिखेंगे ऊपर, उसके बाद हमें देने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हाँ, यहाँ अंदर लिखेंगे, यहाँ लिख दिया, फिर तो जैसे पहले लिखा था ना ये enter the value, ये हमने लिखा था इसके लिए। नहीं सर, हाँ जैसे जैसे इसी के अंदर लिख देते हैं, जैसे एंटर द वैल्यूज, एंटर 5 बार करते जाएंगे, हाँ 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 हाँ, फिर हम डायरेक्टली ये लाइन लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम ऑलरेडी कंसोल डॉट रीडलाइन लिख रहे हैं, या उससे पहले भी एक बार लिखना पड़ेगा? नहीं उसके पहले क्यों लिखना पड़ेगा, इसके अंदर तुमको लिखना पड़ेगा ना। दिस इज फॉर जस्ट फॉर इस लूप के लिए, और दिस इज फॉर लिमिट। अरे सर एक बात बताइए, आपके पास इसका वायर है क्या अभी? इसका उसी का तो रोना है सर, जब से ये गया तब से वो आया ही नहीं। हम इस चक्कर में थे कि इनके यहाँ से 2 वायर आ जाएंगे, जो ले गए वो चलो खैर, ठीक है, ओके। हाँ, तुम्हारा इशू सॉल्व हुआ। दिस इज फॉर द ओनली फॉर दिस वन, एंड दिस इज फॉर नहीं सर, दिस वन। मैं पूछ रही थी, हाँ, तुम क्या पूछ रही थी? आ गया था, हाँ, आपने लिखा था ये एंटर द वैल्यूज लिखा था, फिर उसके ये बाद लिखा, हाँ, हाँ उसके ठीक है, बाद हमने लिखा था कंसोल डॉट रीडलाइन, ये लिखा, हाँ फिर बाद में आपने उसको रख दिया, फिर ये हाँ पूछ रही थी कि वो हाँ लिखने हाँ की हाँ जरूरत नहीं है, हाँ हाँ, इसके अंदर लिख रहे हैं। नहीं, यहाँ पे नहीं लिखने की जरूरत है, बिकॉज क्यों, बिकॉज इस ये जो एरे के अंदर जो वैल्यू आप डाल रही हो वो आप इंटीजर डालोगी ना, डालोगी इंटीजर। अगर तुम सिर्फ ये लिखोगी तो ये रीड लाइन क्या देता है, स्ट्रिंग देता है, आपको कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना इंटीजर में। ठीक है, या फिर इसका एक तरीका और है कि ये पूरा ना लिख के ये वाला पोर्शन पूरा यहां लिख दो, मतलब ये हम सीधे वेरिएबल में ले रहे हैं ना, और यहाँ ये वेरिएबल यहाँ पर पास कर रहे हैं, इसकी बजाय ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है उसको यहां लिख दो, तो भी ठीक है। ठीक है, ये है। लेकिन तुम अगर सिर्फ कंसोल डॉट रीड लाइन लिखोगी तो वो गलत हो जाएगा, बिकॉज कंसोल डॉट रीड लाइन जो इनपुट लेता है वो स्ट्रिंग लेता है, और हमको यहाँ पर क्या देना है, इंट में। देखो हमारा जो एरे है वो इंट का है, इसीलिए। ठीक है, सब है कन्वर्ट डॉट टू इन 32 टू इन 16 शॉर्ट के लिए होता है, राइट।
टू इंट 64 लिखना नहीं पड़ेगा, वो सब उसमें आ जाता है। टू इंट 64 लॉन्ग के लिए होता है, इंटेलिजेंस में सब आ जाएगा, ठीक है। टू सिंगल फ्लोट के लिए होता है, डबल डबल के लिए होता है, डेसिमल डेसिमल के लिए होता है, सब उसमें ऐसे दिया हुआ है, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वो इंटेलिजेंस में अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो बस कन्वर्ट डॉट करोगे, डॉट के बाद टी प्रेस कर देना, तो टी के जितने भी हैं वो सारे के सारे दिख जाएंगे। टी ओ कर देना मतलब, तो ये सब तुमको पूरा दिख जाएंगे कि ये किससे किस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। ये हो गया प्रोग्राम, ये समझ में आ गया। ये बहुत सिंपल एरे है, अभी ये वन डायमेंशनल एरे है। टू डायमेंशनल मैं कल बताऊंगा, कि वो मैं इसी बताऊंगा। सर एक बार इसको ये तो बहुत सिंपल है। ताकि हम लोगों को विंडो में दिखेगा, नहीं आएगा पता चला कि आप ऑडियो में बोल रहे हैं ये स्टेटमेंट कौन सा लेकिन देख लो तुम लोग को किस किस तरीके से दिखेगा, पीछे तो नहीं दिख रहा। ठीक है, एक काम करता हूँ अभी मैं एक काम करता हूँ, पहले तुम लोग देख लो, फिर बाद में मैं उन लोगों को बुला लूंगा, वो लोग देख लेंगे, ठीक है। ओके, तो क्या मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं कि रिकॉर्डिंग चालू स्टार्ट रखूं? कर दूं स्टॉप? नहीं सर वो भी चलने दी। ओके, तो इन आवर सॉफ्टवेयर वर्ल्ड हर चीज़ को हम एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, ठीक है। और जनरली जो हमारा रियल वर्ल्ड है, जो असली की दुनिया है, उसको हम अपने सॉफ्टवेयर वर्ल्ड से मैपिंग करते हैं, ठीक है। फॉर लेट्स से तुम लोग भी एक ऑब्जेक्ट हो, मैं भी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हूँ, लैपटॉप भी एक ऑब्जेक्ट है, हर चीज़ यहाँ पर जो कुछ भी तुम देख रहे हो वो सब ऑब्जेक्ट है, हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। बट वी आर इन टू अ रियल वर्ल्ड, और इसको हम मैप करते हैं अपने सॉफ्टवेयर वर्ल्ड से, और सॉफ्टवेयर वर्ल्ड से इसको जब मैप करते हैं तो लेट्स से यू आर एन ऑब्जेक्ट, ओके, यू आर द इंस्टेंसेस। तुम लोग कितने ऑब्जेक्ट हो, देख लो कितने सारे ऑब्जेक्ट हो, लेकिन तुम लोग की जो क्लास है वो स्टूडेंट है, ठीक है। क्लास तुम लोग की स्टूडेंट है, बट यू आर द इंस्टेंसेस ऑफ दैट क्लास। इंस्टेंसेस ऑफ दैट क्लास का मतलब यू आर द एंटिटीज, अलग अलग एंटिटीज हो तुम लोग, ठीक। एक क्लास जो होती है, ठीक, क्लास क्या होती है? क्लास होती है इज अ डेफिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, क्लास इज अ टेम्पलेट, ठीक है। तो क्लास क्या है? एक टेम्पलेट है, एक ब्लूप्रिंट है, एक क्या बोलते हैं, हाँ, डेफिनेशन है उस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अब उस क्लास में होता क्या है? उस क्लास में होते हैं एट्रीब्यूट्स। आप लोग ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, आपका नाम है, राइट, नेम है कि नहीं? वो एक ऑब्जेक्ट, वो एक एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट इन द सेंस, एट्रीब्यूट को हम कैसे मैप करते हैं सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में? फील्ड्स, वेरिएबल्स मतलब इसको बोलते हैं, ठीक है। इन आवर प्रोफेशनल वर्ल्ड हम अपने प्रोफेशनल, बिकॉज नाउ वी आर प्रोफेशनल्स, राइट, तो हम लोग क्लासेस के अंदर जो भी कुछ लिखते हैं, मीन्स क्लासेस के अंदर जो भी हम मेंबर्स लिखते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेंबर्स, राइट। मेंबर्स होते ही हैं, एक होते हैं तुम्हारे डेटा मेंबर्स, और एक होते हैं मेथड्स, वो भी तो मेंबर्स ही हैं, राइट। तो जो ये मेंबर्स होते हैं, जो हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो अब हम वेरिएबल नहीं बोलेंगे इसको, अब हम बोलेंगे फील्ड्स, राइट। एक ये प्रोफेशनल टर्म बता रहा हूँ, अभी तक जो तुम लोग बोलते आ रहे हो वो वेरिएबल बोलते आ रहे हो, राइट, लेकिन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल से म्यूचुअली एज फील्ड्स, राइट। ये इंटरचेंजेबली है, अगर मैंने वेरिएबल बोल दिया या फील्ड्स बोल दिया तो तुम लोग उसको समझो कि वो एक मतलब वेरिएबल ही ऑफ कोर्स, लेकिन मैं उसको फील्ड ही बोलूँगा, ठीक है। लेट्स से मैं तुम लोगों को और एक अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे ये पूरा एक कैंपस है बहुत बड़ा, ठीक है। कौन सा कैंपस है ये शिवाजी नगर है, राइट, दिस इज शिवाजी नगर। नाउ इस शिवाजी नगर में बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे घर हैं, यानी कि ये जो बहुत सारे घर हैं ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं, सब ऑब्जेक्ट्स हैं, ओके। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी क्लास क्या है? क्लास होगी ना, इनकी क्लास है बिल्डिंग। घर है, घर क्या होते हैं? बिल्डिंग ही तो होती है, ठीक है। अब ये जो घर बने हैं, ये जो अलग अलग ऑब्जेक्ट बने हैं, इनमें से कुछ घर भी हैं, कुछ ऑफिस भी हैं, राइट। हमारे पूरे इस एरिया में कुछ घर भी होंगे और कुछ ऑफिस भी होंगे,
लेकिन है तो वो बिल्डिंग ही, क्लास तो उनकी बिल्डिंग ही है, चाहे वो घर हो चाहे वो ऑफिस हो, ठीक है। इनके कुछ एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ फील्ड्स होंगे, फील्ड्स इनके होंगे एरिया, घर का एरिया होता है ना, ऑफिस का एरिया होता है नहीं होता है, वो उसका एक फील्ड हो गया। फ्लोर्स, कितने फ्लोर्स होते हैं एक घर में या बिल्डिंग या एक ऑफिस में, कितने फ्लोर्स हैं, फ्लोर होते हैं नहीं होता है, फ्लोर होता है। और उसमें रहने वाले कितने लोग हैं, मीन्स ऑक्यूपेंट्स, मेंबर्स, ऑक्यूपेंट्स कितने हैं, ठीक है। तो मान लो ये हमारे क्या हो गए, फील्ड्स, ये फील्ड्स हो गए। तो बिल्डिंग हमारी क्या हो गई, क्लास, ठीक है। और अब हम जो इसके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, तुमने ऑब्जेक्ट बनाया जो भी बनाया हो, हाउस 1 हाउस 2, अगर मान लो 100 हाउस हैं तो जो भी नाम होंगे उनके, तो उनके नाम से तुम बनाओगे ऑब्जेक्ट, बनाएंगे नहीं बनाएंगे। और हर ऑब्जेक्ट के अपने अपने फील्ड्स होंगे, ठीक है। क्लास इनकी बिल्डिंग है, क्लास इनकी बिल्डिंग ही है, राइट। तो वही मेरा मतलब है कि जो भी हमारा रियल वर्ल्ड सिनेरियो है उसको हम मैप करते हैं अपने सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं डिज़ाइन, इसको इसी को बोलते हैं डिज़ाइन, क्लास डिज़ाइन करना। जब हम कोई सॉफ्टवेयर को हम बनाते हैं सबसे पहले, तो जनरली होता क्या है, जब मान लो कि कोई हमारे पास प्रोजेक्ट आया बनाने के लिए, तो ये नहीं है कि जब प्रोजेक्ट आया तो सबसे पहले आप बैठ गए और कोडिंग करने लगे, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले होता है डॉक्यूमेंटेशन, और डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले हम करते हैं डिज़ाइन। आपको डिज़ाइन करना पड़ता है क्लास, ठीक है। मान लो कि एक मेरे पास एप्लीकेशन आया कि एक एक एक, एक मान लो फॉर एग्जांपल अभी मैं जिसका बना रहा हूँ, एक लीव मैनेजमेंट बना रहा हूँ मैं अभी, ठीक है, एक लीव मैनेजमेंट बना रहा हूँ। तो लीव मैनेजमेंट में ऑफ कोर्स जो मैं लीव मैनेजमेंट बना रहा हूँ उसमें फैकल्टी होगी, स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, जो ऑनलाइन लीव्स अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, क्लासेस हुई, स्टूडेंट की एक क्लास बनेगी, फैकल्टी की एक क्लास बनेगी, ठीक है। उसका उसका अगर मैं उसका डेजिग्नेशन क्या है वो, इस तरीके से। तो हम लोग को इसको हम लोग क्या, हम लोग डिज़ाइन करते हैं ये सब चीज़ें। पहले हम लोग पेपर पेन में डिज़ाइन करते हैं, उसके डायग्राम्स बनाते हैं, उसके बाद फिर हम इसमें इनपुट करते हैं, इसमें मतलब कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो यही मैं मतलब जो एक तुम लोग को शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ कि जब हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले यही देखते हैं कि ओके ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग इज़ द क्लास, वेयर एज जितने भी लोग यहाँ पर, जितने भी घर जो भी हैं, ऑफिस या घर, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं। इनमें कॉमन चीज़ क्या है, इन बिल्डिंग में, हर बिल्डिंग में एरिया होता है, हर बिल्डिंग में फ्लोर होता है, हर बिल्डिंग में ऑक्यूपेंट्स होता है। तो ये फील्ड्स हो जाते हैं, क्योंकि आपको वैल्यूज़ डालनी है, इनपुट करना है इसमें, जिसमें आपको वैल्यूज़ डालनी है, वो फील्ड्स होते हैं, ठीक है। और इन्हीं फील्ड्स पे जो आपको मैनिपुलेशन करना है, कैलकुलेशन करना है, वो होते हैं मेथड्स, ठीक है। लेट्स से एरिया पर पर्सन, एरिया पर पर्सन वो एक मेथड हो गया, ठीक है। मैक्सिमम ऑक्यूपेंट्स ये एक मेथड हो गया। तो कई सारे ये मेथड्स होते हैं। तो लेट्स से ये तो चलो बात की बात हो गई, लेकिन सबसे पहले अभी मैं ये बताऊंगा कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करते हैं तो कैसे करते हैं, मालूम है ना। ऑब्जेक्ट पे काम तो किया है, C++ में काम किया है, तो हम कैसे करते हैं इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट को, राइट, बनाते हैं, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं। लेकिन अब तो मैं उसके इंटीग्रिटीज बताऊंगा कि ये होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है। सबसे पहले यही चीज़ मैं तुम लोग को बताऊंगा। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अभी मैं चलो बिल्डिंग की बात कर रहा था, तो मान लो कि मैंने बिल्डिंग एक हमारी क्लास है, ठीक है, और हमने इसके तीन फील्ड्स लिए, एरिया, ऑक्यूपेंट्स और फ्लोर, ठीक है, ये हमने बनाया। और 3 फील्ड्स हो गए, और 2 हम बनाते हैं इसके ऑब्जेक्ट, लेट्स से। तो इसके अभी मैं बना रहा हूँ 2 ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट हम कैसे बनाएंगे, ये क्लास का नाम हो गया, हाउस इज इक्वल टू न्यू बिल्डिंग एंड दैट्स इट,
ऐसे बनाते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट। और तुम लोग ये बोलते हो कि हाउस एक ऑब्जेक्ट है, ये बोलते हो ना, हाउस एक ऑब्जेक्ट है। और जैसे ये न्यू कीवर्ड, न्यू इज अ कीवर्ड, जैसे ये देखेगा न्यू बिल्डिंग, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा। और हाउस एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे ही बोलते हैं हम लोग। वर्बली हम लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन इंटरनली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब मैं तुम लोग को अंदर की बात बताता हूँ कि अंदर क्या होता है इसमें। ठीक है, सी दिस इज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा है ऑब्जेक्ट। जैसे ही हमारा जो एग्जीक्यूशन पॉइंट है, एग्जीक्यूशन जो हमारा एग्जीक्यूशन इंजन होता है, जब वो यहाँ पहुँचेगा तो ये एक ऑब्जेक्ट बनाएगा बिल्डिंग क्लास का। और हमारी जो मेमोरीज होती है, जो हमारी मेमोरी होती है, वो कॉन्टिजियस मेमोरी होती है, राइट? कॉन्टिजियस होती है मेमोरी। ठीक है, अब जैसे ही हमारे एग्जीक्यूशन इंजन ने देखा, वो इस वाले लाइन पे आया और इसने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया। जैसे उसने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया, तो इसका जो भी इस बिल्डिंग क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट बना, वो इस मेमोरी में स्टोर हो गया। इसको एक मेमोरी एलोकेट हो गई। न्यू कीवर्ड मेमोरी एलोकेट करता है, राइट? जो न्यू कीवर्ड है वो मेमोरी एलोकेट करता है, आपको इनिशियलाइज करता है ना ऑब्जेक्ट, तो मतलब वो मेमोरी एलोकेट कर रहा है। ये एक बिल्डिंग क्लास का उसने ऑब्जेक्ट बनाया और उसने इस मेमोरी में इस ऑब्जेक्ट को एलोकेट कर दिया। और इस मेमोरी का जो मेमोरी एड्रेस है, राइट, इस मेमोरी का कोई मेमोरी एड्रेस होगा, तो ये जो हाउस है ये इसको रिफर करेगा। ये जो हाउस है, हाउस एक कुछ नहीं है, एक वेरिएबल होता है। हाउस क्या होता है? जस्ट एक सिंपल सा एक वेरिएबल होता है जो कि इस मेमोरी एड्रेस को रेफर करेगा। जब ये हाउस इस मेमोरी एड्रेस को रेफर करेगा, तब ये इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पाएगा। ये डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं करेगा, ये हाउस इस मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करेगा। जो भी जहाँ पर भी इस मेमोरी, जहाँ पर ये ऑब्जेक्ट एलोकेट हुआ है, इसका मेमोरी एड्रेस जो भी है, ये हाउस इस मेमोरी को इस मेमोरी एड्रेस को रेफर करेगा, तभी फिर वो इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, तो हाउस, और जनरली हम लोग बोलते हैं हाउस इज एन ऑब्जेक्ट। हाउस ऑब्जेक्ट नहीं होता है। हाउस एक सिंपल सा एक रेफरेंस वेरिएबल है। रेफरेंस वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल हुआ ना, ये जस्ट एक सिंपल सा रेफरेंस वेरिएबल है जो कि ये इस वाले ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। ये इंटरनली मैं बता रहा हूँ, इंटरनली ये होता है, लेकिन क्योंकि वर्बल टर्म्स में इसको कैसे डिफाइन करें, इसलिए हम बोल देते हैं कि हाउस एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, एक्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ है, अंदर है। हाउस एक ऑब्जेक्ट नहीं है। जो भी ये ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ बना, इसका जो भी एड्रेस है वो हाउस रिफर कर रहा है। यानी कि इंटरनली जो हाउस ये रेफरेंस वेरिएबल है, ये इस मेमोरी एड्रेस को रेफर कर रहा है, तब जाके इस ऑब्जेक्ट को वो एक्सेस कर पा रहा है। अभी तुम्हें आगे मालूम पड़ेगा जब मैं आगे और उसको डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से इंटरनली काम होता है। ठीक है, नाउ इसके बाद मान लो मैंने अब दूसरा बनाया ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने अब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया। मैंने अब ये बनाया, अब मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया। एक मैंने ये बनाया ऑब्जेक्ट, एक मैंने ये बनाया ऑब्जेक्ट। जब मैंने ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया, तो ऑफ कोर्स इसने देखा न्यू, तो फिर से एक ऑब्जेक्ट बना और इसको एक नई मेमोरी एलोकेट हो गई। और जो इसका जो मेमोरी एड्रेस होगा वो इसको रेफर करेगा। ठीक है, यानी कि इसका मेमोरी एड्रेस ये है, इसका मेमोरी एड्रेस ये है, यानी कि ये रेफर कर रहा है इस वाले ऑब्जेक्ट को और ये रेफर कर रहा है इस वाले ऑब्जेक्ट को। ठीक है, नाउ एक मैं तुम लोग को लेमैन लैंग्वेज में समझाता हूं। पोस्टमैन हमारा लेटर लेके आता है, मैं ऑब्जेक्ट हूं, यहाँ पे मेरा मेमोरी एड्रेस ये है। पोस्टमैन आया लेटर लेके, राइट, उसमें एड्रेस हुआ, राइट, तो वो एड्रेस वो देखेगा कि लेटर इस एड्रेस पे जाना है, तो वो उस एड्रेस पे डाल देगा और तब वो मेरे को एक्सेस होगा। पोस्टमैन ने डायरेक्टली मेरे को अप्रोच नहीं किया, राइट,
राइट, उसको एड्रेस से मतलब है। उसने उस एड्रेस में डाल दिया, तब मेरे को लेटर मेरे को मिला, एक्सेस हुआ, तो वही समझो यहाँ पर है। ठीक है, राइट, उसी से मतलब है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इसको एड्रेस से मतलब है, अंदर क्या इसको नहीं मालूम, एक्सेस, हाँ ऐसे ही एक्सेस कर लेगा। अब बात वही बोल लो, चाहे पोस्टमैन ने मुझको दे दिया, डायरेक्टली दे दिया, वैसे दे दिया, बात तो वही है। ठीक है, लेकिन वही मैं बता रहा हूँ, इंटरनली इस तरीके से काम होता है। ठीक है, इंटरनल बिहेवियर जो होता है वही होता है। लेकिन अब हम इसको हम किस तरीके से समझाएं, तो हम वर्बल टर्म से बोल देते हैं कि हाउस हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बट इंटरनली इस तरीके से काम होता है इसमें। ठीक है, नाउ अब मान लो, अब मैंने एक नया ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा हूं अब मैं। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा, मैं कहां लिखूं, चलो मैं यहीं लिख देता हूं। मैंने लिखा बिल्डिंग, ठीक है, फिर मैंने लिखा H1, मैं कोई दूसरा घर है, ठीक है, इज इक्वल टू हाउस, ये लिखा मैंने। ठीक है, अब जब मैंने ये लिखा, यहां पर न्यू नहीं लिखा मैंने, इसका मतलब इसको नई मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, राइट। हाउस का जो मेमोरी एड्रेस है, यानी कि H1 और हाउस एक ही मेमोरी एड्रेस को देख रहे हैं, इसका मतलब कि ये भी इसी मेमोरी एड्रेस को देख रहे हैं। इसका मतलब H1 को भी ये ऑब्जेक्ट दिखेगा और हाउस को भी ये ऑब्जेक्ट दिखेगा। किसी से भी कॉल कर लो, बिल्कुल दोनों के पास सेम एड्रेस है। अब तुम यहां पर किसी से भी H1 डॉट करके कुछ भी करना है जो तुम कर सकती हो। मान लो जब मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया तो मैंने क्या बताया था, 3 फील्ड्स है। एरिया, मैं एरिया को मान लो यहां लिख देता हूं A, ठीक है, ऑक्यूपेंट्स, और तीसरा क्या था, फ्लोर, यही था। ठीक है, अब मान लो जब मैंने ये ऑब्जेक्ट लिखा, तो मैंने क्या लिखा था, जब जैसे ये मैंने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज किया तो मैंने लिखा हाउस डॉट एरिया इज इक्वल टू 2500, मतलब लेट्स से, ठीक है। उसके बाद इसी ऑब्जेक्ट का जो ऑक्यूपेंट्स है वो लिखा मैंने 4, और हाउस डॉट फ्लोर लिखा 2। ठीक है, दैट मीन्स कि ये जो वैल्यूज हैं, ये यहां पर आके स्टोर हो गई। यानी कि एरिया कितना है 25, ऑक्यूपेंट्स कितने हैं 4, और फ्लोर कितने हैं 2। ठीक है, आ गया। अब मैंने क्या किया, बिल्डिंग H1 इज इक्वल टू हाउस लिखा। इसका मतलब हाउस जिस मेमोरी एड्रेस को रेफर करता था वो इसने H1 में दे दिया, तो यानी कि H1 भी इसी मेमोरी एड्रेस को रेफर करेगा। इसका मतलब H1 को भी यही दिखेगा। इसका मतलब कि अब तुम अगर जैसे जब भी हमने यहां पर लिख दिया, इसके बाद तुम लिखोगी अगर H1 डॉट एरिया, तो वो तुमको 2500 ही दिखेगा, बिकॉज अब इन दोनों को एक ही चीज दिख रही है, राइट, इन दोनों को एक ही चीज दिख रही है। एंड H1 डॉट ऑक्यूपेंट भी 4 और H1 डॉट फ्लोर भी 2। ठीक है, इस तरीके से, फाइन। अब यहां पे जब इंटरव्यू में तुमको ये पूरा सिनेरियो मैंने तुमको दे दिया, लेट्स से ये ऐसा बनाया, फिर मैंने ये नहीं बनाऊंगा मैं, ऑफ कोर्स ये नहीं बनाऊंगा, मतलब ये बनाऊंगा और ये बनाऊंगा। ठीक है, ये तुम लोग अपने मन में करोगे कैलकुलेट कि ऐसा ऐसा हुआ। अब मैं यहां पर तुम लोग को एक इंटरव्यू में ये पूछूंगा, मुझे कंडीशन बताओ, इफ ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। ये एक इंटरव्यू के क्वेश्चन है, मैंने पूछे हैं ये इंटरव्यू में। ट्रू है ना, क्यों है ट्रू, सेम है इसलिए, राइट, इसलिए H1 का मेमोरी एड्रेस और हाउस का मेमोरी एड्रेस सेम है, इसलिए ये कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। ये फॉल्स है, राइट, दोनों के मेमोरी एड्रेस अलग अलग हैं।
हाउस का मेमोरी एड्रेस ये है, ऑफिस का ये है, अलग अलग मेमोरी एलोकेशन है। ठीक है, हाँ सर, अब ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अब ये ट्रू हो जाएगी। क्यों हो जाएगी ट्रू? ऑफिस का जो एड्रेस है वो असाइन कर दिया हमने हाउस में। ऑफिस का जो एड्रेस है, मींस ऑफिस का जो मेमोरी एड्रेस है वो हाउस में आ गया। मेमोरी एड्रेस हाउस का जो भी मेमोरी एड्रेस है वो तो खत्म, ओवरराइट हो गया, खत्म हो गया ना। ऑफिस ऑफिस का जो मेमोरी एड्रेस है वो हाउस में चला गया, तो यानी कि हाउस का और ऑफिस का मेमोरी एड्रेस सेम हो गया, इसलिए ये कंडीशन ट्रू होगी। ये आता है इंटरव्यू में क्वेश्चन, इसलिए ये बिल्कुल डीप, बिल्कुल बेसिक्स आने चाहिए आपको इस चीज के। राइट, ठीक है। और इंटरव्यू में मैं यही पूछता हूँ कि ये मुझे बताओ पूरा सिनेरियो कैसा होता है। ठीक है, कॉलेज में ये पढ़ाया क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ाया गया। वो तो ये भी नहीं बताते कि ऐसे ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ये ऐसा तरीका है लिखने का, सिंटेक्स बस ये बोल दिया, बहुत सही। की कहानी को घुमा तो अब तुम लोग घुमा देना उनको। हम पूछते ही नहीं है कि बैठा देंगे, वो हम पूछते ही नहीं है, बैठे रहते जल्दी से छुट्टी हो। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जब हाउस इज इक्वल टू, यानी ऑफिस का जो मेमोरी, ऑफिस जिस मेमोरी एड्रेस को रेफर कर रहा है वही अब हाउस भी कर रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो हाउस का है वो ओवरराइट हो गया, एड्रेस हो गया ये। हाँ, एड्रेस वो डेटा ही तो हुआ उसके लिए। मतलब ये है कि ये ऑफिस यहाँ पर है ना, तो जो ये हाउस इसको कर रहा था अब हाउस इसी को करेगा, ये यहाँ से खत्म हो गया कहानी। बिल्कुल, ये जो हम हमारा में ये दिख रहा है ये ऐसी कैसी रहेगा, इसको ऐसी ये रहेगा। ये जो इसका जो मेमोरी ये जो रेफरेंस वेरिएबल है ये इस वाले मेमोरी एड्रेस को रेफर करेगा। इसका मतलब कि अब ये इनको देखेगा। मतलब ये है कि अगर मैंने ये चीज़ लिखी यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पर लिखा है ऑफिस डॉट एरिया इज इक्वल टू 4200, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, डॉट ऑक्यूपेंट्स इज इक्वल टू 25 और क्या है फ्लोर इज इक्वल टू 10। अगर मैंने ये ऑफिस में किया यानी कि ऑफिस के ए कितने हो गए 4200, ऑक्यूपेंट्स 25 और फ्लोर 10, ये हो गए। इसका मतलब अब हाउस को भी ये देखेगा अब, और ऑफिस को तो क्या ये दिख ही रहा है। ये खत्म, इसकी कहानी खत्म हो गई, खत्म हो गया, ओवरराइट हो गया ना, खत्म हो गया। अब ये वाला जो मेमोरी एलोकेशन है ये वेस्ट हो गया, खत्म। बिल्कुल, अब जब ये हो गया, जब अब हाउस भी जब इसको रेफर कर रहा है और तुमने इसके बाद फिर से ये लिखा तो H1 को भी अब ये दिखेगा। ठीक है, तो ये है पूरी कहानी। सर एक्चुअली में जब हम किसी वेरिएबल में अगर वैल्यू पड़ी हुई है और अगर उसमें हम दूसरी वैल्यू असाइन कर देते हैं तो वो ओवरराइट हो जाती है, लेकिन पुरानी वाली डिलीट नहीं होती, वो उसके अंदर स्टोर रहती है। ओवरराइट होती है, स्टोर भी नहीं होती, ओवरराइट हो जाती है, डिलीट नहीं होती है। आपको जब ओवरराइट होती है तो पहले वो उसको अमेंडन करता है, उसके बाद वो नल करता है, मतलब उसके बाद वो उसको उस पर वैल्यू डालता है। और एक बात मैं आपको बताऊं, जो वैल्यूज जो हम लोग इंट आई इज इक्वल टू कुछ भी लिखते हैं तो वो क्या होती हैं, एक्चुअल वैल्यूज ही होती हैं ओवरराइट, उसमें रेफरेंस तो चलते ही नहीं है। वैल्यू टाइप्स में मेमोरी एड्रेस का मतलब ही नहीं होता है। मेमोरी एड्रेसेस का मतलब होता है सिर्फ रेफरेंस टाइप में, हीप, क्योंकि ये हीप में होती हैं। हीप का मतलब बहुत सारा ढेर है, राइट। अब बहुत सारा ढेर में तुम कैसे वैल्यूज को देखोगे, इसलिए लिंक लिस्ट पढ़ी ना, लिंक लिस्ट में क्या होता है, एड्रेसेस पॉइंटर्स होते हैं, तो ये वो पॉइंटर्स वहाँ कहीं सेव होते हैं, तो फिर हम उन पॉइंटर्स को रेफर करते हैं, तो ये पॉइंटर्स उसको रेफर करते हैं, तो वो कहानी है ये। ठीक है, चलो, लेकिन मैंने लिंक लिस्ट अगर मैं तुम लोग को लिंक लिस्ट के फॉर्म में बताता तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाते, इसलिए सबसे बेटर है कि इस तरीके से बता दो तो तुम लोग को बिल्कुल ईजी फॉर्म में समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, ये बिल्कुल ये तरीका होता है। सर वैसे जहाँ तक थोड़ा पता है, जब असाइन करते हैं या ओवरराइट करते हैं तो पुरानी वाली भी सेव रहती है मेमोरी
नहीं नहीं रहती है, लेकिन तुम ये देखो जब तुम्हारा यूज करेंगे तो हमें जो न्यू है वो दिखेगी, वही दिखेगी। सेम रहती है, क्योंकि फोन में जैसे नंबर है, अगर नंबर को ओवरराइट करते हैं ना सर, प्रीवियस नंबर भी दिखाता है। ये तुमने कहाँ पढ़ लिया? पढ़ा नहीं सर, जैसे मैसेज में चेंज तो कर देता, दिखेगा न्यू नंबर, जैसे जब अब मैसेज एक बात करते हैं बताओ, तो बताओ, दोनों नंबर दिखते हैं। वो फोन की बात मत करो प्लीज, यहाँ हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ हम इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? फोन की फोन में देखी जाएगी, हम अपनी प्रोग्रामिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है? ओवरराइट जब करते हैं तो ओवरराइट का मतलब ये हो गया कि ये खत्म हो गया है, यहाँ पर ये जगह ये आ गया है, ठीक है? हाँ, ठीक है ना, मतलब वो मत करो। ओवरराइट का मतलब ये हो गया कि ये पीछे वाला खत्म हो गया, ठीक है? इसने इसको ओवरराइट कर दिया, ये होता है, ठीक है? तो सिंपल सा है, पहले आपको ये कंसेप्ट आप पहले अच्छी तरह समझ लो। अभी एक बार फिर तुम लोग उसको देख लो और समझ लो। आई एम गिविंग यू टाइम, कोई क्वेरीज है तो मुझसे पूछ लो, क्योंकि इसके बाद मैं अब नहीं बता पाऊंगा ये नेक्स्ट, क्योंकि मैं इसलिए मैं एक ही बार में सारा कुछ बता देता हूँ कि पूरा डीपली समझ लो कि क्या हुआ है, क्योंकि मैं दोबारा मैं बिल्कुल डीपली नहीं आऊँगा इसमें, इसलिए ये बिल्कुल बेसिक्स हैं ये। इसलिए इसको डायग्राम बना लो, इसका डायग्राम बना लो। रिकॉर्डिंग है, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो साथ में मैं जो बोलता जाऊँगा वो तो खैर है ही, साथ उसको देखते रहना। किसके? मेमोरीज के? हाँ नहीं, मेमोरीज में क्या होगा प्रैक्टिकल, या तो बस इसी की तरह इसी के बेसिस पे होगा बस, और कुछ नहीं होगा।